स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरी YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, आज एक रिसर्च का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शेड्यूल, अनुसूची, ठीक है ना। इसको हम कवर करेंगे और ये भी प्राइमरी डाटा कलेक्शन का बहुत बड़ा स्रोत है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया है ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंटरव्यू। थर्ड नंबर पे आपका आता है शेड्यूल, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर पे क्वेश्चननेयर। और फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा केस स्टडी। और फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा सिक्स नंबर पे एक्शन रिसर्च। ये सब क्या है? ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा, इन्हीं के माध्यम से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो बच्चे एमए में रिसर्च पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पीएचडी कोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, कोर्स वर्क, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी एडमिशन इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, फॉलो। दोस्तों, एक एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं लाइव पोजीशन में आ जाऊँ, क्योंकि इस तरह से अगर वीडियो बनाओ और डालो तो होता ये है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि पूरा वीडियो दोबारा से बनाना पड़ता है। और लाइव में अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे बता देंगे कि सर ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये दिक्कत है, जब मुझे समझ में नहीं आया। तो लाइव ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ऐसे वीडियो बनाते हैं, कोई गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है, फिर पूरा 1 घंटे तक बैठ के उसे देखना भी पड़ता है। तो लाइव वाली पोजीशन ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन ज़्यादा बेटर है देन ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन वीडियो डालने में इतना मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे बनाता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दोस्तों, टाइम बेकार नहीं करेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे आज। कोशिश करेंगे 35 से 40 मिनट में ख़त्म हो जाए। और इसमें मीनिंग क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, और इसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अनुसूची, जब शोधकर्ता क्षेत्र में जाकर अपने उत्तरदाता से साक्षात करते हुए प्रश्नों की एक सूची को भरता है तो ये अनुसूची कहलाती है, ठीक है ना, शेड्यूल कहलाता है। क्या होता है साथियों, ऐसे में जो आप शोधकर्ता होगा ना, मतलब जो डाटा कलेक्ट करेगा, जो रिसर्च कर रहा है, उसके पास एक अनुसूची होगी, ठीक है ना। अनुसूची मतलब एक लिस्ट होगी, उसके अंदर कई सारे पर्सन होंगे, ठीक है ना। तो वो पर्सन लेके वो जाएगा और जो उत्तरदाता होगा उससे वो पूछेगा, ठीक है ना, उससे सवाल जवाब करेगा, जैसे साक्षात्कार में, इंटरव्यू में करते हैं, वैसे वो सवाल करेगा और जो उत्तर मिलेगा अनुसूची में उसको भरता जाएगा। ये क्या कहलाती है? अनुसूची कहलाती है। प्राथमिक स्रोत एकत्रण की के लिए ये आवश्यक है कि शोधकर्ता पर नियंत्रण रखा जाए, ठीक है, ताकि विषय निष्ठता का समावेश ना हो। अब मतलब ये है कि दोस्तों, जो आप जब प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो डाटा जो है वो विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें विषय निष्ठता नहीं होनी चाहिए, मतलब जो शोध कर रहा है उसके मूल्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए उसके अंदर? शोधकर्ता के मूल्य ना आए, शोधकर्ता के मूल्य ना आए,
तो इसके लिए जरूरी है कि शोधकर्ता पर नियंत्रण बना दिया जाए। और ये नियंत्रण कैसे बनेगा? जब आप इसको निर्देश देंगे, निर्देश, ठीक है ना। और कैसे देंगे निर्देश? एक अनुसूची के माध्यम से, एक अनुसूची के माध्यम से आप इसको निर्देश दे देंगे कि भाई ये प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेना है, ठीक है ना। क्या ये प्रश्न है और इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेना है। तो उसमें क्या होगा कि वो नियंत्रण में आ जाएगा शोधकर्ता, ठीक है ना। या शोधकर्ता कई बार ऐसा होता है कि भाई बड़ा सर्वे कर रहा है, तो ज्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहा है, 1000 लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे में भी एक आदमी काम नहीं करेगा, 3 4 5 आदमी काम करेंगे। तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि भाई जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसको नियंत्रण में रखा जाए। और वो कैसे संभव है? जब आपको निर्देशित कर दोगे, ठीक है ना, उसको कुछ निर्देश दोगे और निर्देश लिखित होगा, अनुसूची के रूप में होगा, ठीक है। सूची में इसी दिशा में एक तार्किक, एक व्यवस्थित उपकरण है। तो ये क्या हो गया? एक व्यवस्थित उपकरण हो गया, ठीक है ना। कोई भी शोध अनुसूची एक प्रकार से 3 घटकों का मिश्रण है। प्रश्नावली, मतलब प्रश्न तो आप देते हैं अनुसूची के अंदर, तो प्रश्नावली हो गया इसका एक पार्ट। एक घटक कौन सा हो गया? एक घटक हो गया प्रश्नावली। दूसरा, आप आमने सामने खड़े होकर सवाल पूछते हैं। क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछते हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से साक्षात्कार भी चल रहा होता है। तीसरा, आप जब उससे उत्तर कलेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस साक्षात्कार कहाँ से आ गया? एक मिनट रुकिए। तो आप जब क्या करते हैं, जब आप ये अनुसूची भरवाते हैं ना, तो साथ में साथ आपके सामने होता है, आप उत्तरदाता आपके सामने होता है, तो आप उसके शरीर के हाव भाव को भी, आप उसके व्यवहार को, वो उसको भी, उसका अवलोकन भी आप करते रहते हैं। क्या करते हैं? अवलोकन करते रहते हैं। जैसे कि मतलब आपने उससे कोई सवाल पूछा, है ना, तो उसके शरीर का जो हाव भाव है ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ उससे आपको उसका अवलोकन, आप अवलोकन होता रहता है, ठीक है ना। तो क्या ये 3 चीजों का मिश्रण है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि ऐसी कौन प्राथमिक प्राथमिक डाटा एकत्रण की कौन सी विधि है जिसके 3 घटक, प्रश्नावली, साक्षात्कार व अवलोकन है। तो वो कौन सी है? जब आपको ऑप्शन दे तो आप उसको लगाना, अनुसूची पे टिक मार्क लगा के आ जाना, आपका सही बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है? वो अनुसूची है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ से ढूंढा। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो अनुसूची 2 शब्दों के उससे बनी है। एक तो अनु जमा सूची। सूची का तो मतलब आप जमा समझते हैं, कुछ प्रश्नों की लाइन सूची होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं अनुसूची, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक संयुक्तिकरण है। किसका? अनुसूची, अनु जमा में सूची, 2 शब्द है, अनुसूची का संयुक्तिकरण है, जिसमें अनु का मतलब है पीछे या अनुसरण, ठीक है ना, का अर्थ देना। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से निर्मित प्रश्नों की करने की पालना करने के निर्देशों वाला प्रपत्र या दस्तावेज अनुसूची है। मतलब ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर कुछ निर्देश लिखे हुए हो, ठीक है ना, और उनका पालन करना होता है। तो ये क्या हो गया? यही अनुसूची हो गया। अब जो बच्चे एम ए और पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर, और जो आपका पीएचडी एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेशन है गुड्डे व हट के अनुसार, अनुसूची उन प्रश्नों का समूह है। क्या है? प्रश्नों का समूह है। उन प्रश्नों का समूह है जो साक्षात्कार द्वारा, साक्षात्कार करता मतलब जो शोध कर रहा है, ठीक है ना, जो जाएगा फील्ड के अंदर में डाटा कलेक्ट करने, साक्षात्कर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, जो कोई और व्यक्ति होगा, उसके आमने सामने की स्थिति में पूछे व भरे जाते हैं। तो क्या हो गया इसमें? ये एक प्रश्नों का समूह होता है, ठीक है, साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरा जाता है,
और आमने सामने की स्थिति में, ठीक है, और पूछा जाता है और फिर भरा जाता है। मतलब इसमें जो कर रहा होगा वो पूछेगा आपसे और खुद भरेगा, ठीक है ना। इसमें जो साक्षात्कार करता है वो खुद नहीं भर सकता और उत्तरदाता भी नहीं भरेगा, ठीक है ना। साक्षात्कारकर्ता पूछेगा और भरेगा, यही होता है अनुसूची। अनुसूची की विशेषताएं क्या है? अनुसूची प्रश्नों की वह सूची है, ठीक है ना, एज ए मेथड, एज ए मेथड, ठीक है ना, मेथड है ये, ठीक है ना, क्या है, मेथड है ये। एज ए मेथड अनुसूची की क्या विशेषताएं हैं? तो अनुसूची प्रश्नों की वह सूची जो शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता से पूछकर भरी जाती है। मतलब इसमें शोधकर्ता क्या करेगा, उत्तरदाता से पूछेगा और भरेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तरदाता को पर्ची पकड़ा दी और कहा कि भाई आप भर दो, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर शोधकर्ता पूछेगा और भरेगा, ठीक है। यह विस्तृत, वर्गीकृत, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों का औपचारिक पत्र है। मतलब ये एक औपचारिक पत्र होता है, इसका उद्देश्य होता है। ऐसा नहीं है कि बिना उद्देश्य के प्रश्न बना दिए गए हो, नहीं। हर प्रश्न का उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा? वो होगा आपका शोध का रिसर्च जो है ना, उसकी उद्देश्यों की पूर्ति करना, ठीक है ना। और क्या होगा? आपकी परिकल्पना से जुड़ी होना, आपकी समस्या से जुड़ा होना, ठीक है। ये व्यवस्थित होगा, वर्गीकृत प्रश्न होंगे, ठीक है, वर्गीकृत होंगे और विस्तृत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है ये? यह विस्तृत, वर्गीकृत, व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों का औपचारिक पत्र है। यह प्रश्नावली, अवलोकन व साक्षात्कार तीनों विधियों का संयुक्तिकरण है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें प्रश्न तो होते ही हैं, साथ के साथ इंटरव्यू भी होता है और अवलोकन का भी कार्य साथ साथ हो जाता है, ठीक है। इसमें प्राय बंद व खुले प्रकृति के तथा अन्य कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए हो ए, बी, सी, डी, किसी एक को आपको चुनना हो। इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं, या इस तरह की के लिए आप कुछ लाइनें आपको दी हो, खाली खाली जगह दी हो और वहां पे आपको अपने विचार लिखने हो, प्रश्नों का उत्तर लिखना हो, तो इस तरह का भी हो सकता है। जब यह शोधकर्ता, ठीक है, यह शोधकर्ता को शोध विषयों पर नियंत्रण एवं अनुशासन बनाए रखने के लिए विधिवत प्रपत्र है। मतलब ये ऐसा पत्र है कि इसके अंदर जो है कि प्रश्न तो लिखे होते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि अ, जो हमारा शोधकर्ता है ना, वो नियंत्रित हो जाता है। क्या होता है? वो नियंत्रण में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसको निर्देश, ये जो अनुसूची है, निर्देशित करती है कि भाई आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने हैं, ठीक है ना। क्या? आपको जो प्रश्न दिए गए हैं आपको उन्हीं प्रश्नों पर कार्य करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो शोध करता है वो नियंत्रित हो जाता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई शोधकर्ता को अगर एक अनुसूची ना दी जाए तो वो अनुशासन में नहीं रहेगा, वो विषयों से भटक सकता है, ठीक है ना। यह शोधकर्ता तथा उत्तरदाता के आमने सामने की लाने वाली विधि है। इसमें इस विधि के अंदर में शोधकर्ता और उत्तरदाता क्या होंगे? आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है ना, आमने सामने होंगे। और शोधकर्ता प्रश्न पूछेगा और उत्तरदाता उत्तर देगा और उसको अपनी अनुसूची में टिक लगाता हुआ आगे वो चलेगा, ठीक है। अब अनुसूची के उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो शोध प्रारूप, उद्देश्य, परिकल्पनाओं के अनुरूप क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रश्न प्रदान करना। अब अनुसूची में होती है ना, उस आपने जो शोध प्रारूप बनाया है, मतलब जो नक्शा बनाया है, अपने शोध का डिजाइन बनाया है, और जो आपके शोध के उद्देश्य हैं और जो परिकल्पना है, ठीक है ना, उसके अनुरूप उसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रश्न होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रश्न होते हैं। जैसे आपने देखा ना कि भाई आपके शोध के उद्देश्य होंगे कुछ, और आपने कोई परिकल्पना बनाई होगी, ठीक है ना। और आप जो इस अनुसूची में जो प्रश्न डालेंगे ना, वो आपके उद्देश्य, परिकल्पना और समस्या से ही संबंधित होंगे, ठीक है ना। इसमें समस्या भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? समस्या भी लिख सकते हो, ठीक है ना। समस्या से संबंधित, ठीक है ना। शोध प्रारूप, उद्देश्य, समस्या और परिकल्पना के अनुरूप प्रश्न होंगे और वो प्रश्न क्रमबद्ध होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिना क्रम के नहीं है और व्यवस्थित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बंद व खुले अन्य प्रश्नों के उत्तर साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से अंकित करने की व्यवस्था देना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये अनुसूची जो होती है, बंद और खुले प्रश्न जो होते हैं ना, उस तरह के प्रश्न देंगे। और इन प्रश्नों, ये प्रश्न का तो उत्तर आप प्राप्त करेंगे, साथ में साक्षात्कार और अवलोकन भी चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें खुले बंद प्रश्नों के साथ साक्षात्कार और अवलोकन भी चलता रहता है।
शोध में आवश्यक तथा प्राथमिक आंकड़ों का व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना, ठीक है ना। तो क्या है कि शोध में आवश्यक तथा प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों का व्यवस्थित स्वरूप प्रदान, आपको जो आंकड़े मिलते हैं, ठीक है, उसको ये व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। शोध कार्य को प्रामाणिक, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय बनाने की दिशा प्रदान करना। अब शोध कार्य होता है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, वो निष्पक्ष होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है निष्पक्ष और विश्वसनीयता के लिए क्या है कि भाई एक आपको अनुसूची दे रखी है, आप अपने मूल्य तो उसके अंदर डाल नहीं सकते, अपनी तरफ से तो कोई क्वेश्चन डाल नहीं सकते, है ना। तो इससे क्या होता है, ये निष्पक्ष, एक प्रकार से निष्पक्ष और विश्वसनीय बन जाती है, ठीक है। अनावश्यक व अपूर्ण सूचनाओं से बचाओ। अब दोस्तों जब आपसे एक अनुसूची दे दी जाएगी, उसमें कुछ निश्चित क्वेश्चन होंगे, तो क्या होगा कि आपको तो वही सूचनाएं चाहिए होंगी जो जरूरी है, तो आप वही प्रश्न रखोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो अधूरी सूचनाएं, जो अनावश्यक है, मतलब जिन जिन सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है, और क्या बोलते हैं, जो सूचनाएं अपूर्ण है, उनसे बचाव हो जाएगा, ठीक है ना। उससे बचाव हो जाएगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक है ना। सिर्फ वही प्रश्न होते हैं अनुसूची के अंदर जो आवश्यक होते हैं और जिनसे पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। शोधकर्ता पे नियंत्रण की दिशा में निर्देश। अब जब आपने क्वेश्चन में जो दिशा निर्देश है और जो नियम लिखे, जो प्रश्न लिखे हुए हैं, उसकी वजह से क्या होता है, शोधकर्ता पे नियंत्रण हो जाता है। शोधकर्ता बाध्य हो जाता है उस अनुसूची के अनुसार कार्य करने के लिए, ठीक है ना। उस अनुसूची के अनुसार कार्य करने के लिए वो विवश हो जाता है, ठीक है, नियंत्रित हो जाता है, निर्देशित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये दिशा दिशा निर्देश का कार्य और नियंत्रण का कार्य करता है। साक्षात्कार या अवलोकन के दौरान भूलवश कोई प्रश्न छूट जाने की समस्या से मुक्ति। अब दोस्तों जैसे हम साक्षात्कार करते हैं तो उसमें कोई प्रश्न भूल गए, ठीक है, ठीक है ना। अवलोकन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस दौरान हम कुछ प्रश्न भूल सकते हैं। लेकिन जो अनुसूची होती है ना, अनुसूची में कष्ट प्रश्न होते हैं, 1 2 3, 1 2, इधर 2 3 4 5 6 7 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, आंकड़ों क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्वेश्चन है। तो अनुसूची में क्या होगा दोस्तों कि आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर पूछेंगे, फिर दूसरे का पूछेंगे, फिर तीसरे का पूछेंगे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, ऐसे करके आप 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो जैसे इसमें छूटने की गुंजाइश कुछ नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप पहला पूछोगे, ऐसा तो नहीं एक के बाद तीसरे पे चले जाओगे। और चले भी गए तो ये दूसरे वाले में खाली ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इस विधि के अंदर में क्या होता है, जो भूलवश प्रश्न छूट जाते हैं ना, या कोई बिंदु छूट जाता है, उसकी समस्या खत्म हो जाती है, ठीक है। प्राप्त आंकड़ों को मापन योग्य बना देता है ये दोस्तों। वो कैसे बनाता है साथियों, जैसे कि भाई आपका क्वेश्चन है कि महिला महिला आपने अनुसूची में क्वेश्चन है महिला हिंसा, घरेलू हिंसा। भूल गया था मैं, अपने टॉपिक से भटक गया था, मेरे पास कोई अनुसूची भी नहीं है। घरेलू हिंसा का कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है साथियों, ए नशा, बी रूढ़िता, रूढ़िवादिता, है ना, पुरानी सोच है जो महिलाओं के प्रति, सी अशिक्षा, डी क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। और आपने 100 लोगों से डाटा कलेक्ट किया, 100 लोगों से डाटा किया, ए का समर्थन करने वाले 55 आ गए, ठीक है, बी का समर्थन करने वाले 25 आ गए, सी का समर्थन करने वाले 10 आ गए, डी का समर्थन करने वाले 10 आ गए, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये आंकड़ा जो है ना, ये मापन योग्य बन गया, क्या हो गया, मापन योग्य बन गया, कि आप ये कह सकते हो कि भाई नशा जो है सबसे प्रमुख कारण है घरेलू हिंसा का, ठीक है ना। तो क्या है, इस अनुसूची के माध्यम से जो आप डाटा कलेक्ट करते हो वो क्या होता है, मापने योग्य हो जाता है, ठीक है ना, मापन योग्य हो जाता है। आप माप सकते हो, आप बोल दो कि हाँ भाई 55% लोग क्या बोलते हैं आपका घरेलू हिंसा का कारण नशा को मानते हैं, ठीक है ना।
या अशिक्षा या आर्थिक स्थिति इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है जितना नशा है। तो इस तरह से ये मापन योग्य बना देता है साथियों। अब इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो शोध प्रारूप उद्देश्य प्रक्रिया के अनुरूप क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रश्न प्रदान करना। ये क्या मैंने दोबारा लिख दिया है? हाँ, ये तो मैंने वापस लिख दिया दोबारा, कहाँ से स्लाइड पकड़ ली मैंने। चलो, अब इस अनुसूची की विशेषताएं क्या है, मतलब एक प्रश्न वाला जो प्रश्न है ना, उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अनुसूची में जो प्रश्नों की का समूह होता है ना, 4, 5, 10, 15, 20 प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों की क्या विशेषताएं है ना, उस प्रश्न समूहों की। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रश्न समूहों समूहों की विशेषताएं। पहले जो थी वो किसकी थी, वो एज ए मेथड थी, कि एक मेथड के तौर पे इसका क्या फायदा है। अब क्या है, अब एक अब जो विशेषताएं हैं वो एक अनुसूची की प्रश्नों का जो समूह है उसमें प्रश्न कैसे होंगे, उन प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो क्या हमारे 3/4 कृतियों में क्या होता है, सही संचार एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर सही संचार नहीं होगा ना तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अगर आप मेरी ही बात नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरा सारा काम बेकार हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। और आपने ये वीडियो देखा तो आपका टाइम भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, समस्या संचार एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दरअसल संचार वो नहीं जो कहा जाता है, संचार तो वो होता है जो समझा जाता है, ठीक है ना। समझा जाता है, क्या है, समझा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संचार जो होता है समझा जाता है। और समझा जाने के लिए क्या है, फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक अगर आपको मिल गया ना तो समझो आपका संचार अच्छा हुआ है, ठीक है ना। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। आप जैसे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन पढ़ते हो ना क्वेश्चन, तो वहां पे ये आता है आपका, वहां पे बताया जाता है कि भाई संचार क्या चीज है, ठीक है ना। तो रिसर्च के बाद हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। रिसर्च के बाद हमने कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बच्चे बीएड या इस तरह के एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। एक अच्छी अनुसूची में प्रश्न की रचना इस तरह से हो कि उत्तरदाता को भाषा एवं भाव समझ में आ जाए। मतलब भाषा भी समझ में आए और भाव भी समझ में आए, कि मतलब मैंने जो लिखा है, जिस भाषा में लिखा है या जिस भाषा में बोल रहा हूं, वो भाषा भी समझ में आनी चाहिए, और प्लस में क्या है, भाव भी समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या कहना क्या चाहता हूँ। तो अगर मान लो अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है और उसको तमिल भाषा में लिख के दे दोगे ना, तो वो उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसके लिए तो व्यर्थ हो गया। तो ऐसी अनुसूची और ऐसे इसका कोई बेनिफिट उसको मिलने वाला नहीं है। दोस्तों मैं जब कई बार दिल्ली से बाहर जाता हूँ, खासतौर पे जब आपका आपका साउथ में, है ना, मैं साउथ में जब यात्रा करता हूँ तो वहां पे ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए वहां पे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश आती होगी या वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती होगी तो आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर बहुत दिक्कत है, उनको हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। वो जो चीजें चाहिए, जो सामान चाहिए ना, उनके भी वहां की भाषा में अलग ही अर्थ हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे आलू, बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई शंका हो तो शोधकर्ता तत्काल दूर कर ले, मतलब ये आमने सामने की स्थिति है। अगर कोई शंका या कोई प्रॉब्लम है तो वो आप तुरंत दूर कर लेगा, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द प्रश्नों में कभी भी ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए जिसके डबल अर्थ हो, ठीक है ना। क्या हो गया, ऐसे डबल अर्थ हो, ठीक है ना। तो डबल अर्थ होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको गलत जानकारी दे देगा। यथासंभव लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, ज्यादा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए, प्रश्नों में छोटे वाक्य होने चाहिए। एक साथ कई बातें ना हो, मतलब एक प्रश्न से एक ही उद्देश्य की पूर्ति की जाए, ठीक है ना। एक ही वो हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न में आप 4-5 चीजें ना पूछें, ठीक है। प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब एक एक करके प्रश्न आने चाहिए, ठीक है ना। और उनमें एक प्रश्न पूर्व के प्रश्न से जुड़ा होना चाहिए और आगे आने वाले प्रश्न से संबंध रखना चाहिए, ठीक है ना। एक प्रश्न पूर्व के प्रश्न से संबंध रखता हो, पूर्व के
प्रश्न से संबंध रखता हो या जुड़ा हो, रखता हो और आगे आने वाले प्रश्न से भी, आगे आने वाले प्रश्न से भी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप घरेलू हिंसा पे चर्चा कर रहे हैं तो आपने लिखा कि हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं, क्या बोलते, पहला प्रश्न आपने रखा कि भाई क्या भारत में घरेलू हिंसा एक समस्या है, ठीक है ना। पहला प्रश्न ये रखा, उसके बाद ये नहीं कि सीधे आप पहुंच जाओ, सीधे बिल्कुल एंड वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ कि हाँ भाई हिंदुस्तान में आपके संग कोई घरेलू हिंसा हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। ऐसे नहीं, आपको एक एक करके एक क्वेश्चन के संग दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है? फिर उसके बाद आपको क्या लगता है कि सरकार इसके ऊपर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। ऐसे करके वन बाय वन का आप क्या आपने अभी अपने जीवन में घरेलू हिंसा का का अनुभव किया है? क्या आपके सामने कभी कोई ऐसा मामला आया है? ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या लगता है कि महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार जब होती हैं तो वो थाने या कानूनी मदद लेती हैं या उसमें शंका करती, तो एक एक करके एक दूसरा क्वेश्चन जुड़े होंगे, ठीक है ना। ऐसा क्रमबद्धता होगी। सटीक प्रतिक्रिया प्रश्न पूछने के पश्चात उत्तरदाता वही उत्तर दे जो शोधकर्ता के लिए उपयोगी है और उस प्रश्न से संबंधित है। तो जैसे आपने सवाल पूछा तो उत्तरदाता वही उत्तर दे जो उत्तर शोध के लिए उपयोगी है और उस प्रश्न से संबंधित है, ठीक है ना। ऐसा उत्तर ना दे कि जो उससे उपयोगी भी ना हो और संबंध भी ना हो, ठीक है। आप जैसे आप आज की डेट में डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, आपने पूछा कि भाई आज के बारे में आप महिला घरेलू हिंसा के बारे में क्या सोचते हैं, और वो बंदा उत्तर दे रहा है कि जब हम आज से 40 साल पहले जब हम अपने गांव में रहा करते थे तो बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा होती थी। तो वो क्या है, वो आपके पर्सन से भी संबंधित नहीं है और आपके लिए उपयोगी भी नहीं है, क्योंकि आप तो आज के संदर्भ में रिसर्च कर रहे हैं, 40 साल पहले नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो कि तुरंत उत्तर मिले, उपयोगी हो और आपका प्रश्न से संबंधित हो। विश्वसनीय उत्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है उत्तरदाता को संबंधित विषय की जानकारी हो। अब आप किसी ऐसे आदमी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई उसकी शादी नहीं हुई है या उसके पास फैमिली ही नहीं है ना, या उससे घरेलू हिंसा के बारे में पता ही नहीं है ना। जब उसके घरेलू हिंसा के बारे में पता ही नहीं होगा, विषय की जानकारी नहीं होगी, तो वो आपको सही उत्तर कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। जैसे आपने किसी ऐसे आदमी से पूछ लिया कि भाई घरेलू हिंसा का क्या कारण है, घरेलू हिंसा का क्या क्या कारण है। पहला दे दिया आपने नशा, दूसरा आर्थिक स्थिति, ठीक है, तीसरा दे दिया आपने उसको अशिक्षा, और चौथा दे दिया आपने रूढ़िवादिता। अब उसको इसका मतलब ही नहीं पता हो कि घरेलू हिंसा क्या होती है, ठीक है, या इन ऑप्शन का मतलब ना पता हो, नशा क्या है, आर्थिक स्थिति, शिक्षा ये क्या है, और ये कैसे प्रभाव डालते हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो वो क्या करेगा ना, जब आप पूछोगे तो ऐसे करेगा, किसी पे भी लगा देगा निशान, किसी पे भी लगा देगा वो निशान, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई संबंधित विषय की जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसे में आपका फर्ज हो जाता है कि आप उसको बताएं कि भाई घरेलू हिंसा होती क्या है, ठीक है ना, घरेलू हिंसा क्या होती है। उत्तर देने इच्छुक, स्वतंत्र, सहज महसूस करते हो और भ्रम या भय की स्थिति ना हो। अब आप किसी महिला से अगर जब भी उत्तरदाता होगा ना, उत्तरदाता पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, और वो स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है ना, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए उत्तर देने के लिए, ठीक है, और उसमें भ्रम या भय की स्थिति ना हो। अब आप किसी महिला से आप पूछ रहे हो, है ना, किसी महिला से आप पूछ रहे हो कि भाई आपके संग घरेलू हिंसा कभी हुई है, ठीक है, या आपने कभी घरेलू हिंसा की पीड़िता है, तो वो क्या, पहली बात वो उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मैं अपनी समस्या या इसके बारे में जानकारी दूंगी, ठीक है।
वो स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा, उसमें भय ना हो कि उसके अंदर अगर ये डर होगा कि मैंने अगर जवाब दे दिया तो मेरा घरवाला घर पे ले जाके मेरे को कूटेगा, तो ये भय नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उत्तर की गोपनीयता बनाए का पूर्ण भरोसा होना चाहिए। जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, खासतौर पर आप चलो घरेलू हिंसा पे किसी महिला का इंटरव्यू ले रहे हो, तो महिला को ये आपका दायित्व है, ये नैतिक दायित्व है, एथिक्स है कि आपको गोपनीयता बनाए रखना है। अगर आपने उसका नाम उछाल दिया, देखो उसने आप पे भरोसा करके आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने बता दिया कि भाई अनीता नाम की एक फलाने जगह पे लड़की रहती है, औरत रहती है फलाने जगह पे, और वो महिला उत्पीड़न का शिकार हुई है और उसका घरेलू हिंसा का शिकार हुई। उसका घरवाला हर चौथे पांचवें रोज दारू पी के आता है और उसको बहुत बुरी तरह मारता पीटता है ना। तो जब उसके घरवाले को पता चलेगा तो फिर तो अनीता को फिर वो और तबीयत से कूटेगा कि तू वहां कैसे पहुंच गई, तू सब कुछ शोर मचा रही है कि मतलब कि मैं दारू पी के तेरे को पीटता हूं। तो ये गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। देश काल परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती हैं बहुत सारे देशों में। अब जैसे क्या बोलते हैं, आपका आज से अगर 15-20 साल पहले चले जाओ, जब 2001 से पहले, तो तालिबान में क्या था, वो एक ऐसा देश था कि वो परमिशन नहीं देता है इन इन सब चीजों की कि भाई आप आओ सर्वे करो या फिर इस तरह से डाटा इलेक्ट्रा कलेक्शन करो या वो करो। उस समय का टाइम भी ऐसा था और परिस्थितियां भी ऐसी थी जो इस तरह की अनुमति नहीं देती थी। खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं के लिए वहां पे बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। चाइना के अंदर भी ऐसे ही है काफी कुछ कि आपको स्वतंत्रता और अधिकार जैसी चीजें वहां पे नहीं है, ठीक है ना। ना वहाँ का देश, ना वहाँ का समय, ना वहाँ की परिस्थिति इस तरह की अनुमति देती नहीं है। अब इसका महत्व क्या है, प्रत्यक्ष और प्राथमिक आंकड़े। इससे क्या होते हैं कि आमने सामने खड़े होकर आप प्राइमरी आंकड़े, वो आंकड़े जो आप खुद समय से पहली बार एकत्रित करते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्रत्यक्ष संपर्क होता है और प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अधिक स्पष्टता, तो इसमें ज्यादा अधिक स्पष्टता है, कोई परेशानी होती नहीं है। आपके सामने उत्तरदाता होता है, आपको उत्तरदाता को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसको स्पष्ट कर देते हैं, और आपको कोई उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप उत्तरदाता से स्पष्टता ले लेते हैं। तो ये ज्यादा स्पष्टता है, ठीक है ना। याद दिलाने वाली विधि, मतलब अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो वो अनुसूची आपको बता देती है कि भाई ये प्रश्न छूट रहा है, फटाफट इसका भी जवाब ले लो, ठीक है। तो याद दिलाने वाली विधि है। अधिकतम सूचनाएं, इससे ज्यादा सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाती है। अभिनति की समस्या नहीं, मतलब पक्षपात नहीं होता इसमें, पक्षपात नहीं होगा। भाई जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं का ही जवाब लेना है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आंकड़ों के आलेखन में एक रूपता, तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, लिख सकते हो, सूची बना सकते हो। अध्ययन में लोचशीलता, मतलब इसके अंदर क्या है कि थोड़ा लचीलापन मिल जाता है आपको, कि आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न जो है वो महत्वहीन है, ठीक है। या क्या बोलते हैं, उत्तरदाता दाता को ठेस पहुंच रही है, उसको उसको उस ठेस, ठीक है ना, ठेस पहुंच रही है। आप कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कड़वे होते हैं, जिससे उत्तरदाता जिसका जवाब देना नहीं पसंद करता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप हटा सकते हो। या आपको लगता है कि ये प्रश्न जो है ये महत्व का है, इसको जोड़ लेना चाहिए अनुसूची के अंदर, तो उसको आप जोड़ सकते हो। तो क्या है ये महत्व है। सभी वर्गों तक पहुंच, तो ये सभी पे लागू होता है, ऐसा नहीं है किसी पे लागू होता हो। अब सीमाएं या कमियां क्या है, तो सार्वभौमिक प्रश्नों के अभाव, ऐसे प्रश्नों का अभाव है जो सबके लिए हो, ठीक है ना, हर जगह लागू होते हैं ऐसे प्रश्न, अनुसूची में लागू नहीं कर सकते, ठीक है ना। सेम सेम रिसर्च पे, सेम समस्या पे कोई दूसरा शोधकर्ता कोई अन्य प्रश्न बनाता है, अन्य शोधकर्ता अन्य प्रश्न बना देता है, तो क्या है, सार्वभौमिक प्रश्नों की समस्या बनी रहती है। महंगी विधि है दोस्तों, इसमें आपको पर्चे छपवाने पड़ेंगे और आपको कई लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, और वो जाएंगे, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली, तीनों मेथड एक साथ चलते हैं तो टाइम भी ज्यादा लगता है, तो इससे क्या होता है, ये महंगी होती है, ठीक है। अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। आप इसके अंदर आपको कुशलता की आवश्यकता होगी, क्यों, क्योंकि आपको एक अनुसूची में एक क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछना होता है। अगर उत्तरदाता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको उसको समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ पे कुशलता की आवश्यकता होती है। पक्षपात की संभावना हो सकता है भाई, जब रिसर्च शोधकर्ता और क्या बोलते हैं उत्तरदाता
इनके अपने कुछ विषय विषय अपने कुछ मूल्य होते हैं, अपनी कुछ सोच होती है। तो जब भी कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं आ जाती है उसके अंदर, अगर मान लो क्या बोलते हैं, कोई पहले से ही अशिक्षा को पसंद करता हो, कोई अशिक्षा को पसंद करता हो, तो वो नशा या बाकी अन्य कारकों को छोड़ के वो अपने अशिक्षा को ही मान बैठेगा कि मैं घरेलू हिंसा का ये प्रमुख कारण है। तो मूल्य भी आ जाते हैं जिससे पक्षपात की संभावना बन सकती है। संपर्क की समस्या, अब अगर मान लो आपको 1000 लोगों को उससे डाटा कलेक्ट करना है, तो इन 1000 लोगों से आप संपर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनसे टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, कि मैं सर आपको कहाँ कितने बजे आऊँ, ठीक है, और उस समय वो मिले ना मिले इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे एक एक करके कोई आज टाइम दे रहा है, कोई परसों टाइम दे रहा है, कोई 2 महीने बाद टाइम दे रहा है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। या आपने जिनको बुलाया वो आने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, तो ये सब क्या है, ये दिक्कत होती है, ठीक है। खतरों से भरी पड़ती है जब आप निर्जातीय समूह का अध्ययन करते हैं, निर्जातीय समूहों का अध्ययन करते हैं, समूहों का अध्ययन करते हैं, नक्सलवाद, आतंकवाद, ऐसे मुद्दों पे काम करते हैं, तो ये बहुत खतरनाक विधि हो जाती है, क्योंकि इसमें आप वहाँ पे जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, तो कोई भी ऐसा आदमी, खासतौर पर निर्जातीय समूह का, नक्सलवाद से जो संबंधित हो, आतंकवाद से संबंधित हो, वो आपको जानकारी देने से मैं उसे भय लगेगा कि भाई ये हमारी क्या कर रहा है, ये हमारी जासूसी कर रहा है, या हमारे इंपोर्टेंट जानकारी पुलिस को या सरकार को दे देगा, तो वो आपकी जान का भी जोखिम हो सकता है उसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, है ना, पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है ना, फॉलो कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। आज पोल साइंस का उत्तर पोस्ट मॉडर्निज्म करवाएंगे, पोस्ट मॉडर्निज्म ये होगा। और अगला जो रिसर्च में जो होगा, रिसर्च में वो होगा क्वेश्चननेयर, ठीक है ना, क्वेश्चननेयर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज क्वेश्चननेयर करवा दिया जाए और पोस्ट मॉडर्न ये दोनों आज करवा दिया जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।